मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का एसएससी जीडी का पेड टेस्ट सीरीज आया है 2025 वाला, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसका नया देखिए पेड टेस्ट आया है, उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसमें से हम अभी तक 3 टेस्ट को करा दिए हैं। आज हमारा ये चौथा टेस्ट होगा, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें हम अभी केवल मैथ के ही 20 क्वेश्चन को देख रहे हैं। और देखिए, इन तीनों सेट में हम 20 क्वेश्चन करा दिए हैं मैथ का। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको टोटल 25 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो उस 25 मॉक टेस्ट से आपका लगभग 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में 20 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिनी मॉक भी स्टार्ट हो गया है, वो उसे भी हम सॉल्व कर दिया है। ठीक है, उसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। और वीकली मॉक तो हम कराते ही कराते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए मिनी मॉक भी हम करा रहे हैं, जो कि मैथ का आ रहा है। वीकली मॉक तो बहुत पहले से ही करा रहे हैं, वीकली मॉक भी करा रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपका पेड टेस्ट है 25 ठो, उसे भी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। सारे अगर आप टोटल देख लीजिए तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा मैथ के लिए, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अब इतना तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आप मैथ में आराम से 20 में 20 कर लीजिएगा। उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उतना क्वेश्चन तो हार्ड आता भी नहीं है। ठीक है, जितना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए चौथे नंबर टेस्ट को देखेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, और कम से कम समय के अंदर हम आपको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, ताकि आप एग्जाम में भी टाइम जो है कम लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मिनी मॉक भी देखिएगा जरूर। ठीक है, वीकली मॉक तो संडे को संडे आता है, उसे हम कराते ही कराते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे पेड टेस्ट को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा एसएससी जीडी पेड टेस्ट 4 है। इससे पहले का जो 3 टेस्ट है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तभी जाकर आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके एग्जाम में 1 महीना से ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, 1 महीना 40 दिन के आसपास समय है। तो देखिए 40 दिन में आप जितना मॉक पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका टाइम मैनेज होगा, और जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके एग्जाम में 1 घंटा का टाइम मिलेगा, और इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा। उसी 20 क्वेश्चन का हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन कर है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n संख्या 3, 5, 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा। अब समझिए, एक n जो है वो किससे विभाजित है, तो 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 7 से विभाजित है। तो अगला संख्या क्या होनी चाहिए जो कि हमारा 3, 5, 7 से विभाजित हो जाए। तो बस इन तीनों का एलसीएम ही होना चाहिए। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 5 35 या 105। यानी कि अगला संख्या देखिए कम से कम 105 ऐसी संख्या है, 105 जो कि 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 7 से विभाजित है। तो अगला संख्या अगर n एक विभाजित है तो उसमें 105 और जोड़ देंगे तो वो भी संख्या हमारी 3, 5, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो n प्लस 105 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए n की जगह हम रखते हैं 105, n की जगह 105 रखते हैं, तो अगला संख्या देखिए पहले संख्या तो 105 कट गया, और उसमें 105 जोड़ेंगे तो यानी कि 210 भी जो हो जाएगा हमारा, 210 भी जो हो जाएगा 3, 5, 7 तीनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि अगला संख्या जो हो जाएगा n में 105 जोड़ने पर वो संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 2 पाइप है ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुलते हैं। पहले पाइप बी को खोला जाता है तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अब समझिए, यहाँ एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ठीक है, पाइप ए जो है 10 घंटे में भर रहा है और पाइप बी जो है 16 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा टैंक की पूरी क्षमता हो जाएगी, जो कि हमारा 80 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 10 8 80 होता है, 16 5 80 होता है, यानी कि ये उनका एफिशिएंसी निकल कर आ गया। पहले घंटा पहले बी चलेगा, तो पहला घंटा बी चलेगा तो कितना भरेगा, 5 भरेगा। उसके अगला घंटा क्या चलेगा तो ए भरेगा, वो 8 भरेगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2 घंटे में पानी भर कितना गया, 13 भर गया। हमें भरना कितना है, 80। तो इससे जस्ट छोटा वाला पार्ट लेंगे, यानी कि 13 छक 78 हो जाएगा। तो समय में भी हम लोग 6 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 12 घंटा में टंकी भर गई 78। ठीक है, 78। उसके बाद बी स्टार्ट कर रहा है तो उसके बाद बी आएगा, और बी क्या करेगा, 12 से कुछ ज़्यादा समय लगेगा। कितना अभी और भरना है, 78 भर गया है, 80 भरना है तो और 2 भरना है। और बी का एफिशिएंसी कितना है तो 5 का, तो इस एफिशिएंसी से भरेगा, यानी कि 12.2/5 जो हो जाएगा टोटल उसे टाइम लगेगा। पूरा टंकी को भरने में 12.2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन करेंगे दो अभाज्य संख्या x और y का महत्तम समापर्थक क्या होगा। देखिए मान लीजिए दो अभाज्य संख्या एक x है और एक y है, इनका महत्तम समापर्थक यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब समझिए पहला अभाज्य संख्या मान लेते हैं दो होता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल मतलब जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। जैसे दो जो है एक या तो एक से कटता है या फिर दो से कटता है। उसी प्रकार अगला जो हो जाएगा तीन हो जाएगा। तीन क्या होता है या तो एक से कटता है या फिर तीन से कटता है। उसके बाद पाँच हो जाएगा। पाँच क्या है या तो एक से कटता है, सॉरी पाँच जो है या तो एक से कटता है या फिर पाँच से कटता है। अब देखिए पाँच के बाद सात हो जाएगा। सात भी हमारा या तो एक से कटता है या सात से कटता है। लेकिन नौ नहीं होगा। नौ क्यों नहीं होगा? क्योंकि नौ जो है एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है और नौ से भी कटता है, यानी कि ये तीन संख्या से कटता है। तो यहाँ देखिए एक से भी कटता है और तीन से भी कटता है नौ से, तो यहाँ नौ अभाज्य संख्या नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं या फिर दो और तीन को ही लेते हैं। दो तीन को अगर लेते हैं इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एक निकल कर आएगा। उसी प्रकार पाँच और सात, सात न लीजिए, सात के बाद 13 ले लीजिए। पाँच और 13 का भी आप एचसीएफ निकालिएगा तो एक ही निकल कर आएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इन कोई भी दो अभाज्य संख्या लेने पर उनका एचसीएफ हमेशा एक निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 150 मीटर गुना 25 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, बगीचे के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया। उस पथ का क्षेत्रफल कितना है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ समझिए अगर मान लीजिए एक बगीचा हम लोग आयताकार के रूप में बना लेते हैं। ये हमारा बगीचा हो गया। इसका जो है ये जो है 25 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और 150 मीटर जो है लंबा है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा एक हम पथ बना लेते हैं। ये हमारा 10 मीटर चौड़ा एक पथ बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जैसे ही अगर यहाँ देखिए ये 10 मीटर बढ़ा होगा और ये 10 मीटर बढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि जो टोटल जो निकल कर आएगा 150 में 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अब 170। और उसी प्रकार 25 में ये भी 10 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। 25 और 10 कितना होता है? 35। ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 10 और 10 20 बढ़ा तो 25 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर 35 नहीं होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। ये भी 10 बढ़ेगा और ये भी 10 बढ़ेगा। अब देखिए हमें इसका क्षेत्रफल, ये जो पार्ट है पथ का, इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को घटाना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा? आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है यानी कि पथ का जो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा वो भी आयत के बराबर होगा। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब समझिए 170 है उसका पथ के बढ़ने के बाद, अब गुना 45 हो जाएगा उसका चौड़ाई। इसमें इसी में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? तो 150 गुना 125 को घटाएंगे, 150 गुना 25 को घटाएंगे। यही जो हो जाएगा हमारे पास ये जो पार्ट बचेगा। देखिए जैसे ये वाला पार्ट बच रहा है ना, ये वाला पार्ट जो बन रहा है, ये जो बीच में गैप है, उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा। अब इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा। अब यहाँ देखिए एक जीरो है और एक जीरो है, यानी कि दोनों में 10 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ भी 5 से हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 17। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना? तो 9, 5 निकल गया तो 9 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा। अब बस अब थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। 10 पंजे कितना होता है? 50। और गुना क्या करना पड़ेगा? तो 17 9 153 होता है। ठीक है, 153 में से हम 75 को घटा देंगे। 153 में से 75 को घटा दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और गुना का 13 में से 5 गया 8 और यहाँ क्या बचा? 14 में से 7 गया 78। 78 पंजे कितना हो जाएगा? 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, यानी कि 3900 जो हो जाएगा, सॉरी 3900 जो हो जाएगा हमारा, वो पथ का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाते। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास ऑप्शन सी निकल कर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कीजिए सिंपल। इसको क्या करेंगे? तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अब प्लस का इसका 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब भागा 8 है तो नीचे में 8 हो जाएगा और गुना में 5 है तो गुना 5 कर देंगे। ठीक है, 8 से इसको कटा दीजिए तो 8 हो जाएगा। 81 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 89। 89 गुना 5 कितना होता है? तो देखिए 9 5 45, 5 8 40, 40 और 4 44, यानी कि 445 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सवाल है, तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तब तक देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 36 संख्या का औसत 45 पाया गया। ठीक है, बाद में पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया है। तो दी गई संख्या का सही औसत क्या है? देखिए 36 संख्या का औसत कितना दिया है? 45 दिया है, तो यहाँ 45 कर देंगे, ये उसका एवरेज है। ठीक है, लेकिन क्या किया गया है? 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया है। 48 पढ़ लिया गया यानी कितना कम पढ़ा गया है? तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 कम पढ़ लिया गया है। तो 36 कम करने की वजह
तरह से औसत तो कुछ कम हुआ होगा, यानी कि जो भी होगा अब ये 36 जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है, पढ़ना था 84, पढ़ लिया है 48, यानी कि 36 जो है अब एक्स्ट्रा बढ़ गया है, इस 3600 में विभाजित हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है 36 है, तो इसमें विभाजित कर दिया, यानी कि पहले जितना भी औसत था उनमें से एक की वृद्धि हो जाएगी। पहले औसत 45 का था तो उसमें एक की और वृद्धि हो जाएगी, तो 45 और कितना होता है 46 हो जाएगा, उसका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं। हाँ आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन करेंगे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 34 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। केवल आपको फॉर्मूला याद होना था, आप आंसर आराम से पहुंच जाते। यानी कि बेलन का जो हमारा हो जाएगा सी ए से, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 2πr/h। बस आप सिंपल इस पर बैठा दीजिए, 2 इंटू का 3.14, क्योंकि पाई का मान यहाँ 3.14 बोल रहा है प्रयोग करने के लिए। ठीक है, आर के जगह क्या लिखेंगे तो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 34 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ देखिए, जब भी आपका ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग हो, इकाई अंक अलग अलग हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब समझिए कैसे हो गया। इस जीरो का हटाएंगे तो ये 0.1 यहाँ से हट कर यहाँ बैठ जाएगा। अब इकाई अंक पर देखते हैं, यानी कि यहाँ क्या बचा 2 गुना 31.4 और गुना 2 और गुना का 34 हो जाएगा। अब देखिए इकाई अंक से हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी का 8, यहाँ इकाई अंक बच गया 8, 8 चौके 32, यहाँ इकाई अंक हो गया 2, 2 दूनी 4, इकाई अंक के स्थान पर 4 आएगा। इकाई अंक के स्थान पर 4 कौन सा ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा 4270.4। तो यहाँ जब आपका इकाई अंक चारों ऑप्शन में अगर इकाई अंक आपका अलग अलग हो जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, आप एक लाइन में आंसर तक पहुँच जाइएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना गुना करने का हमें जरूरत भी नहीं था। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करें कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है, और बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है। समझिए 100 मीटर का दूरी है, यानी कि ए और बी एक पर चल रहा है, तो ए जितना देर में 100 मीटर चल रहा है उतना देर में बी 80 मीटर ही चल पा रहा है। उसी प्रकार जब बी और सी को साथ में दौड़ाया गया तो ए बी जितना देर में 100 मीटर चल रहा है उतना देर में सी जो है 80 मीटर ही चल पा रहा है। यहाँ से पहले रेशियो निकालते हैं, 20 से कटाएंगे तो 5 और 20 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 20 से इसको कटाएंगे तो 5 और 20 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों में बी कॉमन है तो बी को बराबर करते हैं। बी को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ए बी और सी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा तो 5 पंजे 25, ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 चौके कितना होता है 16, यानी कि 16 हो गया। जितना देर में ए 25 चलता है उतना देर में सी 16 ही चल पाता है, यानी कि जितना देर में ए 100 चलेगा उतना देर में सी कितना चल पाएगा, तो ये इसका 4 गुना है तो इसका विचार कर देंगे तो कितना 64 ही चल पाएगा। यानी कितना मीटर से हराएगा तो 100 में से 64 गया, 36 मीटर से जो है ए सी को हरा देगा। 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, ठीक है, उनका व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर 1-2 भी आता है, अगर आप बना लेते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, आप बहुत से लोगों से जो है आगे निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब समझिए यहाँ ए है और बी है, ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है, कितना दिया है आय का रेशियो तो 2:3 दिया है, और उनके व्यय का यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है कितना 1:2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि बी के 90% व्यय ए की आय के बराबर है, यानी कि समझिए बी का व्यय कितना है 2 है, उसका 90% व्यय यानी कि 90% अगर हम निकालते हैं तो किसके बराबर हो रहा है तो ए की आय के बराबर हो रहा है, यानी कि 2 के बराबर हो रहा है। समझिए यानी कि 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 2 से अगर इसको कटाते हैं देखिए, यानी कि यहाँ छोड़िए ना इसको, चाहे देखिए 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा तो 9 दूनी का 18, 18 बटे में 10 के बराबर हो जाएगा। इस किसका मान तो 2 का मान, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 2 का मान जब 18 बटे 10 के बराबर है तो हमें 3 का मान, क्योंकि इसका भी हमें आय पता चलना चाहिए, तो इसका आय कितना 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा तो 3 का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे 18 बटे में 10 और गुना का 3 करेंगे और बटे में ये जो 2 है 2 से कर देंगे, तो दोनों में 18 हो जाएगा, 9 3 27 बटे में 10 हो जाएगा। अब समझिए 27 बटे में 10 आ गया, इस 3 का मान आ गया 27 बटे में 10। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए अगर इसमें देखिए, अगर हम यहाँ देखिए 2 है और ये 1 है, एक बार फिर से आपको थोड़ा सिंपल में आता है, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा आपको सिंपल में इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखिए एक ए है और एक बी है, ठीक है, ए और बी है, उनका इनकम का रेशियो दिया है कितना 2:3, 2:3, और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 1:2। 1:2 को आप 100 और 200 मान लीजिए, थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब करें 200 का 90%, यानी कि 200 का जो 90% हो जाएगा,
90% कितना हो जाएगा, 200 का 90% कितना होता है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे यानी कि 180। ये किसके बराबर है, तो इस ए के आई के बराबर है, यानी कि 2 के बराबर है 180। यानी कि यहाँ से अगर 3 का मान यानी कि बी का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 180 और बट्टे में 2 और गुना का 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 90 या 270 हो जाएगा। अब समझिए उसके बचत का रेशियो हमें बताना है, उसके बचत का रेशियो बताना है। तो देखिए ए का आय आ गया कितना, तो ए का आय आ गया 180, ठीक है। ए का आय कितना आ गया, 2 का मान 180 आ गया, ठीक है। और इसका बी का आय का कितना आ गया, 270 आ गया। अब ये व्यय कितना माने हैं, तो 100 और 200 माने, यानी कि 100 और 200 हो जाएगा, उसका व्यय हो जाएगा। अब देखिए आय में से अगर खर्च को घटाते हैं तो हमारा बचत आ जाएगा, यानी कि यहाँ घटाएंगे तो 80 हो जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, यानी कि उनके बचत का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 रेशियो का 7 हो जाएगा। तो 8 रेशियो 7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 100 200 मानने पर थोड़ा आसान हो जाएगा, उस टाइप से भी आंसर आता है, लेकिन थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइप से भी बना सकते हैं। यहाँ से जो आपका रेशियो निकल कर आ गया 8:7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। पहले का क्रिया होगा, तो 11 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 12 या 36 चौके 144 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, 13 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 12 से इसको कटाएंगे तो 12 11 132 होता है। अब माइनस का 4 में से 44 गया, 11 चौक 44 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 40 निकल कर आ जाएगा। तो माइनस का 40 किस ऑप्शन में दिया है, तो देख लेते हैं। -40 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि एक पुरुष ने एक संख्या का 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुना कर दिया, तो गणना में त्रुटि परसेंट क्या है। देखिए गुना करना था 5/8 से, गुना कर दिया किससे, तो 8/5 से, यानी कि ठीक है। अब इसमें गुना कीजिए, 5 पंजे 25 से गुना करना था और गुना कर दिया 8 8 64 से, थोड़ा आसान हो गया। तो कितना का त्रुटि हो गया, तो देखिए 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39 का त्रुटि हो गया। किस पर, तो 25 पर, ठीक है। और गुना 100 परसेंटेज में बताना था त्रुटि को। 25 चौके 100, 39 चौके कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 3 12, 12 और 3 15, 156% का जो है त्रुटि हो गया। 156 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी इसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार का वास्तविक चाल, देखिए अगर कार का वास्तविक चाल को हम x मान लेते हैं तो 60 किलोमीटर को x की रफ्तार से चलेगा, ठीक है। तो इतना समय लगेगा, और फिर उसी कार को जो उसी दूरी को जो है हम स्पीड बढ़ा दिए, कितना, तो 1 से 8 बढ़ा दिए, 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए। तो यहाँ जो समय का अंतर निकल कर आ रहा है 2 घंटा। अब देखिए चारों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इस चारों ऑप्शन में इसी वास्तविक चाल का ही मान दिया होगा। तो पहले ऑप्शन पुट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 12। अगर 12 को पुट करते हैं तो यहाँ 60 और बटे में 12 कर देंगे, और माइनस का 60 और बटे में 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 पंजे 60 होता है और 20 तियां ही 60 होता है, 5 में से 3 गया 2, जो कि किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो ऑप्शन हम सेटिस्फाई कर गया, यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास। अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं। इसका बहुत मेथड है, सबसे आसान मेथड हमको यही लगता है कि 4 ऑप्शन ही रहता है, आप बारी बारी से बैठा कर आराम से आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट 250 रुपया के एकल छूट के बराबर, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। समझिए कह रहा है कि 20% और 25% के 2 क्रमागत छूट, यानी कि 20 प्लस का 25 और माइनस का 20 गुने 25/100, ये फॉर्मूला कहता है सक्सेसिव का, कितना हो जाएगा। तो देखिए 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 25 और 20 45 में से 4 गया 5 गया, तो 45 में से 5 गया 40%। इसी का मान किसके बराबर दिया है, 250 के बराबर। तो पहले अंकित मूल्य निकालेंगे, अंकित मूल्य हमारा 100% पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कहिए 250 और बटे में 40 और गुना का 100 हो जाएगा, गुना का 100 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि ये जो भी मान आया है, अब यहाँ से अगर हम सीपी निकालते हैं तो ये जो भी मान आएगा, मान लीजिए 250 और गुना का 100 है और बटे में 40 है, तो ये जो भी मान है वो 125% के बराबर है, यानी कि ये जो है 125% के बराबर है। तो क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% पर होता है, तो 100 का मान निकाल देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 125 दूनी 250 होता है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 100 पंजे कितना होता है 500, यानी कि हमसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा था जो कि 500 आ गया। तो 500 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन कर रहा है कि रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, एक जगह इनकम है, एक जगह एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है, और एक जगह उसका सेविंग है। 100 रुपये अगर उसका आय है तो उसमें 50 रुपये उसने खर्च कर दिया और बचा कितना उसके पास, 50 रुपये बचा। ठीक है, 50 रुपये बचा। अब उसमें से कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 रुपये बढ़ गया, तो इसमें भी 10% वो खर्च भी बढ़ा देता है। तो 50 का 10% कितना होता है, 50 का 10% 5 होता है। तो उसका देखिए 10 रुपये उसका आय बढ़ा, 5 रुपये और खर्च बढ़ा दिया, तो और बचत उसका कितना बढ़ेगा, बचत तो और बचेगा ना। 10 रुपये में 5 रुपये खर्च कर दिया तो 5 रुपये और बचेगा। इसी को परसेंटेज में बताना है, यानी कि 5 रुपये जो है 50 का कितना परसेंट है। देखिए सिंपल आप इसे बना सकते हैं, 10 हो जाएगा, 10 से 10 यानी कि 10% का जो है उसके बचत में भी वृद्धि हो गई, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि ABC एक काम को 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 प्राप्त हुआ, तो सी की मजदूरी क्या है। काफ़ी सिंपल सवाल है। ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। इनके एफिशिएंसी के रूप में उन्हें रुपया मिलेगा और तीनों काम देखते हैं, टोटल वर्क तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, 10 छः के 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। सी को रुपया कितना मिलेगा, 3 के हिसाब से, क्योंकि कम काम कर रहा है। और टोटल काम कितना, 6, 4, 10 और 3, 13 काम हो रहा है, और इसी 13 काम के बदले 2600 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 13 दूनी का कितना होता है 26, 200 तिया कितना हो जाएगा 600 रुपया, यानी कि सी को जो प्राप्त हो रही है राशि 600 रुपया प्राप्त हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करें कि एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए समझिए, 100 रुपये का मान लीजिए बाइक है, उसे बेच कितना में रहा है 145 रुपये में। ठीक है, क्योंकि 45% का ही लाभ कमा रहा है, लेकिन कह रहा है कि बेचता उसे दुगने मूल्य पर, यानी कि इसके दोगुना मूल्य कितना हो जाएगा, 145 दूनी का 290 हो जाएगा। अगर दोगुना मूल्य पर बेचता तो 100 रुपये की चीज़ को 290 रुपये में बेचेगा तो 190 रुपये का लाभ कमाएगा। किस पर, तो इस 100 पर। क्रय मूल्य तो 100 रुपया है, परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 190% का जो है वो प्रॉफिट कमाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करें कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किसी दर पर इतना 2,50,000 रुपया जो है 2 वर्षों में कितना हो गई, तो 2,75,625 रुपया हो जाएगी। तो हमें रेट बताना है। समझिए, एक प्रिंसिपल है और एक अमाउंट दी है। प्रिंसिपल कितना है, तो 2,50,000 थे, 2,50,000 कर देंगे, 50,000। रेशियो में कितना है, तो ये है 2,75,625 है, 625 है। अब 2 वर्ष के लिए है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बस इसका रूट निकाल दिए, जितना वर्ष है उसका उतना हम पावर बटे में करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर बटे में 1/2। यहाँ 3 होता है तो पावर बटे में 1/3। ठीक है, उसी प्रकार अब समझिए 25 से अगर इसको हम कटाते हैं तो ये हमारा पटेगा 1 के पर 1 2 3 4 जीरो, और 25 से इसको कटाते हैं 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 5, 25 से कम 25, 6 2 तो 0, 25 दूनी का 50 और 12 5 25 बचे 125। अब इसका रूट ओवर, अब हम जानते हैं कि 10,000 का रूट बाहर निकालेंगे तो 100 होता है, और यहाँ 11,025, यहाँ इकाई अंक 5 है तो जरूर इसका रूट बाहर निकालेंगे तो 105 होगा। आप रूट निकाल कर देखिएगा, इसका 11,025 का रूट अगर निकालते हैं तो 105 ही निकल कर आएगा, और कटाएंगे तो और हमारा छोटा होगा, लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया तो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए 100 रुपये की राशि 105 रुपया हो गई, तो कितना रुपया बढ़ा, 5 रुपये। किस पर, तो 100 पर, और गुने 100 कर देना है, यही हमारा जो हो जाएगा रेट निकल कर आ जाएगा। यहाँ 100 से 100 कट गया, यानी कि 5% का जो है वो उसका रेट है। दर कितना है 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि 55 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या है। समझिए, अगर 55 मीटर वो कपड़ा बेचता है, अगर 11 मीटर कम भी बेचता है तो भी उसे कोई घाटा नहीं होता, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है 44 मीटर का ही। 44 मीटर बेचने पर ही वो पूरा 55 मीटर को वो मतलब मैनेज कर दे रहा है, यानी कि समझिए वो 11 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर, तो इस 44 मीटर के कपड़े बेचकर, और गुना 100, यही हमें परसेंटेज बताना है। 11 चौक 44, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर से 4 वर्षों में 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है, तो राशि बताने। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए प्रिंसिपल और प्लस का 6 वर्ष का अगर हम एसआई जोड़ते हैं तो वो राशि कितनी हो गई, तो 24,080 रुपया हो गया।
अब यहाँ समझिए, और उसी प्रिंसिपल को हम 4 वर्ष के एसआई के साथ जोड़ते हैं तो राशि कितनी हो जा रही है, तो 20,720 रुपये हो रही है। अब दोनों को अगर हम घटाते हैं तो ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, ये तो कट जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 एसआई, यानी कि 2 वर्ष का एसआई किसके बराबर है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 8 में से 2 गया, 6 बचेगा। यहाँ 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। और 23 में से 20 गया, 3 बचेगा, 3360 रुपये का। लेकिन अगर 4 वर्ष के एसआई को हम अगर निकालते हैं तो ये इसका जस्ट दुगना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66 और 1 6720 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकाल देते हैं। प्रिंसिपल अब प्लस 4 वर्ष का एसआई कितना है, तो 6720 रुपया है। यहीं किसके बराबर है, तो 20,720 रुपये के बराबर, 20,720 रुपये के। यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 20,720 में से 6,720 को घटाना है, तो 720 से 720 गया तो 0 बचा। और 20,000 में से 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा, यानी कि प्रिंसिपल जो हमें निकल कर आ जाएगा 14,000 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, बोर्ड मास से ही है, आप सिंपल इसे बनाइए। 16 में 256 से भाग देंगे तो 16 बचेगा। अब माइनस का 34 है तो 34 कर दीजिए। अब प्लस का 124 है तो 124 कर देंगे। ठीक है, अब भागा का साइन है तो भाग कर देंगे। और यहाँ देखिए 12 6 है। ठीक है, 6 प्लस 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। अब माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, 4 से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 31 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 16। अब माइनस का 34 अब प्लस का 31 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 31 हो जाएगा, यानी कि 16 अब माइनस 34 में से 31 गया, 3 बचा। 16 में से 3 गया जाएगा तो कितना बचेगा, 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ समझिए 20 क्वेश्चन आपको बनाए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। लगभग देखिए 4,000 लोग इस मॉक टेस्ट को लिए हैं। तो आप भी अगर हम यहाँ अब मॉक टेस्ट भी नहीं लेते हैं तो कम से कम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट पेड टेस्ट के साथ। कल वैसे तो वीकली मॉक आएगा, तो वीकली मॉक को कल सॉल्व करेंगे संडे के दिन। फिर उसके बाद मंडे को हम पेड मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट जो भी आएगा उसे हम करा देंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।